हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम पॉलिटेक्निक के 4th सेमेस्टर का जो एक बुक है एनर्जी कंजर्वेशन, उसका हम फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, जो है बेसिक्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिक्स ऑफ एनर्जी को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देर के, तो एनर्जी क्या होती है, तो देखिए किसी मशीन के वर्क करने की पोटेंशियल को क्या कहते हैं, हम एनर्जी कहते हैं। किसी मशीन के वर्क करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं। और देखिए इसके कुछ पॉइंट हैं। एनर्जी के कंजप्शन के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन देश ज़्यादा गरीब और कौन देश ज़्यादा अमीर है। यानी कि कोई देश यदि ज़्यादा अमीर है तो वो एनर्जी का खपत यानी एनर्जी का कंजप्शन वो बहुत ज़्यादा करता है, और कोई देश गरीब है तो वो एनर्जी का कंजप्शन बहुत कम करता है। जैसे हम एग्जाम्पल ही ले लें, एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए एक अमीर व्यक्ति है तो उसके घर में बल्ब होगा, फैन होगा, वॉशिंग मशीन होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा, AC होगा, मोटर होगा, गीजर होगा, मिक्सर ग्राइंडर होगा। तो ये जो सारे हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, यानी कि ये ज़्यादा उसका खपत करेंगे। तो क्योंकि वो अमीर हैं, उनके पास उतने मतलब कि बिजली के बिल देने का पैसा है, और एक गरीब व्यक्ति है उसके पास एक पंखा और एक बल्ब है, यानी वो बहुत ही कम वो कंज्यूम या खपत बिजली का करता है। तो ऐसा ही है कि एनर्जी के कंजप्शन के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश ज़्यादा गरीब और अमीर है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, एनर्जी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एनर्जी कंजर्वेशन के अंतर्गत आती है। एनर्जी से क्या होता है, एनर्जी से रिलेटेड जो सारा इन्फॉर्मेशन है ये किसके अंदर आता है, एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर आता है। और हम एनर्जी कंजर्वेशन को पढ़ते हैं किस लिए, क्योंकि हम एनर्जी कंजर्वेशन को इसलिए पढ़ते हैं कि कम एनर्जी में हम अधिक से अधिक वर्क को कैसे कर लें, या कौन सा ऐसा मेथड बनाएं जिससे हम क्या करें कि कम एनर्जी से हम अधिक से अधिक कार्य कर लें। तो देखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रकार क्या होते हैं कि यह मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, पहला प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी। दूसरा होता है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, और तीसरा होता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और देखिए अब इन तीनों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी में प्राइमरी एनर्जी किसे कहते हैं, वह एनर्जी सोर्स, वह एनर्जी स्रोत जो नेचर में यानी जो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, यानी कि फ्री अवस्था में पाया जाता है, उसे प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। वह एनर्जी सोर्स जो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है उसे प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। और पॉइंट देखिए, इस एनर्जी का यूज लिविंग बीइंग बिना किसी फॉर्म में बदले सीधा सीधा कर सकता है। यानी कि हम प्राइमरी एनर्जी सोर्स का यूज बिना किसी फॉर्म में बदले सीधे सीधे ही कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लिए, ये वाटर एनर्जी, हम पी लेते हैं पानी को तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाता है। तो चूंकि हम वाटर को किसी दूसरे फॉर्म में नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट उसी का हम एनर्जी उसी को सीधा सीधा यूज कर लेते हैं। विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी, सोलर एनर्जी, ETC आदि इसमें आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेकेंडरी एनर्जी किसे कहते हैं कि जब प्राइमरी एनर्जी को जिस फॉर्म में यानी जिस रूप में चेंज करके यूज किया जाता हो, प्राइमरी एनर्जी को जिस फॉर्म में चेंज करके यूज किया जाता है उसे सेकेंडरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। यानी प्राइमरी एनर्जी को जिस फॉर्म में चेंज करके यूज किया जाता है उसे सेकेंडरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए चूंकि वाटर एनर्जी हम पढ़े थे, वाटर एनर्जी को हम पी लेते हैं, उससे डायरेक्ट हमें हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, तो वो भी एक प्रकार की एनर्जी सोर्स है जिसको हम डायरेक्ट
जिसको हम बिना किसी फॉर्म में बदले डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसी वाटर को डैम में भर के जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हाइडल पावर प्लांट से पानी से जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, क्योंकि उसको हम वाटर एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदल के उसका हम यूज कर रहे हैं। वुड, अब लकड़ी को या कोल को, कोयले को, ETC इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए जो दूसरा है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी। अब देखिए कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या होता है। तो इसमें कमर्शियल एनर्जी क्या होता है, वह एनर्जी सोर्स जो मार्केट में इजीली एफोर्डेबल कॉस्ट पर उपलब्ध हो, तो उसे कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं। क्या होता है कि वह ऊर्जा स्रोत, वह एनर्जी सोर्स जो बाजार में, जो मार्केट में आसानी से इजीली उचित मूल्य पर उपलब्ध हो, वह एनर्जी सोर्स यानी वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में आसानी से उचित मूल्य पर उपलब्ध हो, तो उसे क्या हम कहते हैं, कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम बाजार ही से LPG गैस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम बाजार ही से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि हम पावर प्लांट, एक प्रकार का जो हमारा सब पावर हाउस है वो एक प्रकार का बाजार ही है, हम उससे खरीदते ही हैं बिजली। तो जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोयला बाजार में मिलता है आसानी से, कम पैसे पे मिल जाता है। पेट्रोल और फ्रूट, फल। अब देखिए इसमें फल कैसे आ गया, फल भी एक प्रकार का एनर्जी सोर्स है। क्यों? क्योंकि हम फल को खाते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, और वो भी मार्केट में इजीली, मतलब कि एफोर्डेबल प्राइस पे, यानी उचित मूल्य पर मिल जाता है आदि, इन सब के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या होता है, वह एनर्जी सोर्स जो मार्केट में उपलब्ध न हो उसे नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं, वह नॉन एनर्जी सोर्स कहते हैं, नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं। देखिए इसका शुद्ध हिंदी में क्या होता है, वह ऊर्जा स्रोत, वह एनर्जी सोर्स यानी वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में, जो मार्केट में उपलब्ध न हो, उसे नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं। जैसे कि गोबर गैस मार्केट में हमें नहीं मिलता है, ये इसे हमें खुद ही बनाना पड़ता है। धान का छिलका, जो हम धान को कुटवाते हैं उस टाइम जो छिलका बाहर के तरफ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है, वो भी मार्केट में नहीं मिलता है। मूंगफली का छिलका, और जो मूंगफली का छिलका होता है उसको भी जला के हम एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन वो भी मार्केट में नहीं मिलता है, इसलिए उसको नॉन कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में देखिए हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानते हैं कि वह एनर्जी सोर्स यानी वह ऊर्जा स्रोत जिसका बार बार यूज किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। यानी कि वह एनर्जी सोर्स जिसका हम क्या करेंगे, बार बार यूज करेंगे, उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी कभी भी खत्म ही नहीं होने वाली है जब तक धरती खत्म ना हो। इसको हम कई बार यूज कर सकते हैं, यानी हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी, कभी हम जब हवा खत्म हो जाएगी तो हम खुद खत्म हो जाएंगे, इसलिए हवा खत्म होने की नौबत हमें नहीं देखने को मिलेगा। ETC आदि इन सभी के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत यानी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए इंग्लिश में भी है और हम हिंदी में एक्सप्लेन भी कर देंगे। प्राइमरी एनर्जी यानी प्राथमिक ऊर्जा, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया आदि, आर एक्सहॉस्टेड स्लोली यानी अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल रहे हैं, यानी कि अब इन सभी को, कोयले को हम धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। एंड सम अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज डिस्कवर बिफोर एंडिंग द प्राइमरी एनर्जी इज कॉल्ड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस प्राइमरी एनर्जी को खत्म होने से पहले ही
जब हम दूसरे एनर्जी के स्रोत का खोज कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत। हिंदी में क्या हो जाएगा कि प्रारंभिक ऊर्जा यानी कि प्राइमरी एनर्जी, प्रारंभिक ऊर्जा जैसे कोयला, तेल, गैस आदि धीरे धीरे समाप्ति की ओर भंडार पहुंच रहा है, यानी ये धीरे धीरे कहाँ पहुंच रहा है, समाप्ति की ओर। इन ऊर्जा को समाप्त होने से पहले अन्य ऊर्जा का खोज ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहलाता है। और इन ऊर्जा का यानी कि ऊर्जा के समाप्त होने से पहले ही अन्य ऊर्जा का हम जब खोज कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं, वैकल्पिक स्रोत कहते हैं, यानी अल्टरनेटिव सोर्स कहते हैं। अब देखिए वाटर, एयर वैकल्पिक ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं, यानी कि अल्टरनेटिव सोर्स की हम कहाँ से ऊर्जा और प्राप्त कर सकते हैं प्राइमरी ऊर्जा के खत्म होने से पहले। वाटर से, पानी से हम देख रहे हैं कि कई प्रकार हमारे यहाँ पानी से बिजली तैयार हो रहा है। एयर, हवा से भी बिजली तैयार हो रहा है। सोलर से बिजली तो तैयार हो ही रहा है। सोलर से हमारा सोलर कुकर भी आ गया, उसे खाना भी बनने लगा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड केमिकल एनर्जी इसके एग्जाम्पल हैं। हिंदी में हम देख लेंगे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए सोलर एनर्जी, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो सोलर एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ प्राइमरी एनर्जी। सोलर एनर्जी प्राइमरी एनर्जी का एक रूप है एंड इट इज इनएक्सेसिबल, और ये क्या है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो देखिए सौर ऊर्जा क्या है कि सोलर एनर्जी प्राथमिक ऊर्जा का एक रूप है। सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एनर्जी। सोलर एनर्जी प्राथमिक ऊर्जा का एक स्रोत है जो बिना किसी रूप में बदले सीधे रूप से प्रयोग किया जा सकता है। जो बिना किसी रूप में बदले, यानी प्राइमरी एनर्जी क्या होता है कि वह एनर्जी सोर्स जिसको बिना किसी रूप में बदले सीधे यूज कर लें उसे प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। तो सौर ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का वो एक रूप है जो बिना किसी रूप में बदले सीधे रूप में प्रयोग किया जाता है। इस ऊर्जा का भंडारण असीमित है, यानी कि ये दिस एंड इट इज इनएक्सेसिबल, यानी इस ऊर्जा का भंडारण असीमित है। माने कि यह ऊर्जा जीव जंतु, पेड़ पौधे, मशीन सभी के लिए लाभदायक है। यह ऊर्जा दिस एनर्जी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, यह ऊर्जा मानव जाति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मशीन सबके लिए क्या है, यूजफुल है। अब देखिए यूज ऑफ सोलर एनर्जी। अब देखिए सोलर एनर्जी का प्रयोग यानी सौर ऊर्जा के उपयोग क्या क्या हैं। तो यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी आर एज फॉलो। इसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि फॉर लिविंग लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल। देखिए जो सोलर एनर्जी है तो ही मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधा के जीवन यापन में, यानी कि ह्यूमन बीइंग, जीव, मनुष्य, प्लांट, पेड़ पौधे और जानवर के जीवन यापन में इसका यूज है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सोलर सेल के द्वारा हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं और उसका हम यूज करते हैं। तो ये भी उसका यूज है। होम यूज में, घर के कार्य में, देखिए घर के कार्य में हम जैसे कि कपड़ा सुखाना हो गया आदि, जैसे कि कपड़ा सुखाना हो गया, या आजकल सोलर कुकर आ रही हैं जिसमें कि चावल दाल अच्छे से पक जा रही हैं या सब्जी, तो ये घर के काम में आ गया। बैटरी चार्जिंग के फॉर्म में सोलर पैनल के द्वारा, देखिए सोलर पैनल के द्वारा आजकल बैटरी भी चार्ज की जा रही हैं जिसके कारण एनर्जी को स्टोर करके, और जब सोलर एनर्जी है तब तो लाइट मिलती है, और कुछ एनर्जी को स्टोर करके जब सन नहीं रहता है, यानी कि सोलर एनर्जी रात के टाइम भी हम एनर्जी को यूज करते हैं। रनिंग मोटर पंप, और देखिए एक सोलर एनर्जी से क्या होता है कि मोटर पंप भी आ गया है जो सोलर एनर्जी पे चलता है। तो ये कुछ इसके यूजेज हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा के लाभ। तो देखिए पहला इसमें है कि कॉस्ट ऑफ दिस एनर्जी इज
इज लेस। इस ऊर्जा का लागत सबसे कम होता है, यानी कि इसमें जो पहली बार ही होता है लागत वो होता है, और इसमें मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत कम आता है। यानी इसमें पहली बार जब हम सोलर एनर्जी लगवाते हैं, सोलर प्लेट या पैनल लगवाते हैं, तो ही जो खर्च आता है बहुत अधिक वो आता है। इसके बाद इसका लागत बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर मेंटेनेंस खर्च बहुत कम हो जाता है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए इसी स्पेसिफिक प्लेस की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलने के लिए विशेष स्थान की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ सोलर प्लेट लगेगा उसके सोलर प्लेट के लिए हमें विशेष स्थान की आवश्यकता होगी। ये छत के ऊपर या जहाँ भी सनलाइट पहुँच रही है और ज़्यादा देर तक रह रही है वहाँ पे हम सोलर प्लेट लगवा सकते हैं। सोलर एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती है, और सोलर एनर्जी कभी समाप्त यानी सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। सोलर एनर्जी का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है, यानी इसके रख रखाव का खर्च कम होता है। और सोलर एनर्जी का यूज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एनर्जी फॉर्म में कर सकते हैं, यानी इसका प्रयोग सीधे तौर पर तथा परिवर्तित रूप में भी किया जा सकता है। सोलर एनर्जी का सीधे तौर पे यूज कब करते हैं? तो सोलर एनर्जी का सीधे तौर पे यूज का मतलब है कि हम सोलर एनर्जी से डायरेक्ट क्या करते हैं, हम कुकर से खाना बना लेते हैं, सोलर कुकर से खाना बना लेते हैं, कपड़ा सुखा लेते हैं। ये डायरेक्ट एनर्जी का यूज है। और इनडायरेक्ट एनर्जी का यूज है कि इसको हम सोलर पैनल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट में, विद्युत में बदल के और उससे हम अपना यूज कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। टॉपिक जो है डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा की हानियाँ क्या होती हैं। सोलर एनर्जी का प्राइमरी सेटअप कास्ट कम, देखिए लिखे हैं यहाँ पे अधिक होता है। प्राइमरी सेटअप कॉस्ट क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि अभी हम आपको बताएं कि सोलर एनर्जी का प्राइमरी सेटअप यानी इसका प्रारंभिक लागत अधिक होता है, यानी जब पहली बार हम सोलर प्लेट या बैटरी लगवाएंगे तो जो कास्ट हमारी आएगी वो बहुत अधिक आएगी। इसके बाद बहुत ही कम, ना के बराबर मेंटेनेंस कास्ट होता है, तो उसका फ़ायदा हो गया और ये इसकी हानियाँ है। तो इससे निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल होती है, यानी कि सोलर एनर्जी से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज कैसी होती हैं? हार्मफुल होती हैं, यानी इससे निकलने वाली पैराबैंगनिक किरणें नुकसानदायक होती हैं। और देखिए तीसरा पॉइंट है, इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरी का प्रयोग करते हैं। और देखिए हम सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए हमें बैटरी की भी ज़रूरत पड़ती है। ये इसका एक हानिया है, यानी इसका उपयोग एक समान रूप से यानी कि देखिए जब बैटरी हम लगाएंगे, जब हमें इसका यूज एक समान रूप से करना हो। यदि हम बैटरी नहीं लगवाएंगे तो जब तक सौर ऊर्जा है, यानी कि सन चमक रहा है, तब तक हमारे घर में लाइट आएगी। और जैसे ही सन चमकना बंद हो जाएगा तो लाइट हमारे घर में नहीं आएगी। और जैसे ही अगर हम चाहते हैं कि सूर्य चमकना भी बंद हो जाए फिर भी लाइट हमारे घर में रहे, तो हम उसके एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरी लगवा लेते हैं। और देखिए सोलर एनर्जी के लिए साफ वेदर की ज़रूरत होती है, यानी इसके लिए साफ मौसम की ज़रूरत होती है। और इसका एक और पॉइंट होता है कि इसके वजह से धीरे धीरे ग्लेशियर जो हमारे हैं वो पिघल रहे हैं, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और चलिए आगे देख लेते हैं पॉइंट। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि अर्थ के चारों ओर के हो रहे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजमेंट को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर के हो रहे वायुमंडलीय ताप, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वायुमंडलीय ताप वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो रहा है कि वायुमंडल में जो ताप की इंक्रीजमेंट हो रही है उसी को क्या कहते हैं, यानी ताप जो हमारा टेम्परेचर गर्मी बढ़ रहा है उसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो गर्मी बढ़ रहा है उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों के अनुसार
देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है कि फैक्ट्री, मशीन, चिमनी से निकलने वाला धुआं लगातार एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता जा रहा है। यानी कि चिमनी, फैक्ट्री, वाहन, मशीन से निकलने वाली धुआं लगातार वायुमंडल को प्रदूषित करता जा रहा है। ये सभी प्रदूषित गैस ओजोन लेयर से पहले अपना एक लेयर बना ले रही हैं। यानी कि ये सब देखिए, ये ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर से पहले ही यानी नीचे ही अपना ये एक लेयर पॉल्यूटेड गैस बना ले रहे हैं। जैसे पहले ही अपना एक लेयर बना ले रही हैं जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होने वाली सूर्य के किरणों को, अब देखिए यहाँ से सपोज कीजिए कि यहाँ पे सूर्य है और सनलाइट हमारे पृथ्वी पे, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो गैस है, पॉल्यूटेड एयर है, वो इसको ये क्या हुआ, ओजोन से पहले ही बन गया है और इसको ये रिफ्लेक्ट होकर इसको जाने नहीं दे रहा है, तो ये पृथ्वी पे ही रुक जा रहा है। तो रिफ्लेक्ट होने वाली सूर्य की किरणों को रोकता है और इस तरह एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी वायुमंडलीय तापमान बढ़ता जा रहा है, जो प्रत्येक 100 वर्ष में ताप में वृद्धि 1 सेल्सियस के बराबर होता है। और जो क्या होता है कि प्रत्येक 100 साल में क्या हो रहा है कि ताप में वृद्धि 1% के बराबर होता है। अब देखिए डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में कंटिन्यूसली इंक्रीजमेंट के कारण वेदर में चेंज होता है। देखिए पर्यावरण के तापमान में लगातार वृद्धि होना जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होना। अभी देखिए ठंडे में बारिश हो रहा था, ये किसके वजह से हो रहा था? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा था। ये देखिए, और हमारे यहाँ जो ये हमारा मौसम है वो शिफ्ट कर जा रहा है, यानी कि ठंडा देर से आना और देर तक रुकना, और बरसात देर से होना और देर तक रुकना, ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है जो मौसम, ये ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग को क्यों हो रहा है? जो फैक्ट्री और जो बहुत सारे कारखाने और मशीन और गाड़ी से जो निकलने वाली धुआं है वो ओजोन के नीचे अपना एक लेयर बना ले रहे हैं, जिसके कारण सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर जो ऊपर चली जाती थी अब वो जा नहीं पा रही हैं, जिसके कारण इसका टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जा रहा है। और देखिए नई डिजीज का उजागर होना, यानी नई बीमारियों का उजागर होना, जैसे स्किन डिजीज, यानी स्किन में बहुत सारे अभी चर्म रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये किसके कारण बढ़ गया है? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ गया है। कई प्रकार की एलर्जी हो जाना, कैंसर होना, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रहा है। इंक्रीजमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ठीक गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जहरीली गैस है। तो इंक्रीजमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डिक्रीजमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का घट जाना, जिससे सांस लेने में दिक्कत होना। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड घट जाएगा तो हमें क्या होगी? सांस लेने में दिक्कत होगी। पशु पक्षियों व अन्य प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। पहले जब वो सुबह होता था तो आंगन में छोटी छोटी चिड़िया आके, जब छोटे थे हम लोग तो बहुत सारी छोटी छोटी चिड़िया आ जाती थी, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि उसी आंगन में अभी के टाइम चिड़िया ही नहीं आ रही है। वो क्यों? वो कहाँ जा रही है? वो लुप्त हो गई हैं। और लुप्त किसके वजह से हो गई हैं? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो गई हैं। ओजोन लेयर में होल होना, और जो ओजोन लेयर में छिद्र हो गया है, ओजोन लेयर में क्या हो गया है? छेद हो गया है। किसके वजह से? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही उत्पन्न होता है या प्रोड्यूस होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण प्रोड्यूस होता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इस प्रोसेस में भी टेम्परेचर में लगातार चेंज होता है, यानी बढ़ता है या घटता है। इस प्रोसेस में यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी क्या होता है? तापमान का बदलाव होता रहता है, यानी घटता बढ़ता रहता है, जिससे जीव जंतुएं पेड़ पौधे पर प्रभाव पड़ता है। जिससे क्या होता है? जीव जंतुएं और पेड़ पौधे पर क्या होता है? उसका प्रभाव पड़ता है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट में इन्वॉल्व गैस। अब देखिए ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में निम्न गैसेस सम्मिलित होती हैं, कौन कौन सी? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा है वाटर वेपर, तीसरा है ओजोन, चौथा है मीथेन और पांचवा है नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो गैस है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में मुख्य कारक गैस है जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एसिड रेन। एसिड रेन जो अम्लीय वर्षा हो रही है, अभी पहले जो मतलब कि जो इंडस्ट्रीज के इलाकों में जो बारिश होता है वो एसिड रेन होता है, यानी कि उस बारिश में अम्ल प्रेजेंट होता है, यानी अम्ल उपस्थित होता है। वो अम्ल उपस्थित होता है, उस जो वो वर्षा होती है एसिड रेन, उसके कारण क्या होता है कि जब वो वर्षा होती है तो पानी नदियों में जाता है, तो नदियों में रहने वाले जीव जंतुएं भी एसिड के कारण परेशान हो जाते हैं और मरने लगते हैं। पहला कारण हो गया एसिड रेन से हानियाँ में हम लिख लेंगे। या जो दूसरा हो गया कि जो हमें नई नई नेरोलैक या एशियन पेंट से जो पॉलिश आ रहा है वो पॉलिश एसिड रेन के कारण फेड हो जा रहा है। खूब 1 लाख लगवा के घर पेंट करवाएं और हमारा घर है औद्योगिक क्षेत्र में, तो वहाँ पे हो गया एसिड रेन। मात्र 3 साल में 10 साल की गारंटी वाला घर का फेड हो जाना, यानी कि कलर झड़ जाना, या नीरोलैक हो या एशियन पेंट हो। देखिए हम एसिड रेन के बारे में जान लेते हैं। एसिड रेन का मुख्य कारण फॉसिल फ्यूल के जलने से निकलने वाली गैस। फॉसिल फ्यूल यानी जो हमारा पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन हो गया, इसके कारण जो गैस, इसके जलने से जो गैस निकल रहे हैं वो कौन कौन से गैस हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है और जो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में जो पानी के बूंदे हैं जो ऊपर, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उड़ के और जाकर उनमें मिल जा रहा है, कांटेक्ट में आता है, तब सल्फ्यूरिक एसिड, तब जब सल्फर मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है तो नाइट्रिक एसिड HNO3 बन जाता है। अब देखिए ये पानी में ही बन गया दोनों एसिड और बन जाता है, और इसी को जब बरस के नीचे गिरता है तो एसिड रेन कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आर एज फॉलो। एसिड रेन के कुछ कारक इस प्रकार हैं। लेक, स्टीम एंड सॉइल का एसिडिक होना। अब देखिए मिट्टी पे जब एसिड गिरेगा तो जरूर ही है कि वो मिट्टी में पानी, वो एसिड जो बारिश की पानी है वो रहेगी। बारिश की पानी में एसिड है तो मिट्टी का अम्लीय हो जाना, या स्टीम झरने में के थ्रू जब पानी आएगी तो एसिड कहीं से भी आएगी तो भाई वो एसिडे न रहेगी, तो एसिड हो जाना। या लेक, समुद्र में भी जाएगी, झील में भी जाएगी, वो तालाब में भी जाएगी तो एसिड ही रहेगी। किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब देखिए उसमें मछली है बहुत सेंसिटिव एक तालाब में और हो गया एसिड रेन, तो एसिड रेन जब हो गया तो वो पानी को एसिडिक कर दिया, अब न उसको सांस लेने में हो रहा है दिक्कत, तो मर ही न जाएगी। तो किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, ट्री, क्रॉप्स एंड एनिमल। खूब सुंदर लहलहाता फसल हुआ है और हो गया एसिड रेन, कर दिया उसको खराब। डीके ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड पेंट। अब देखिए फर्स्ट क्लास का 50 लाख लगवा के घर बनवाएं और 8 लाख लगवा के उसको पेंट करवाएं। पेंट करवा दिए अब नेरोलैक और एशियन से और हो गया एसिड रेन। तो एसिड रेन हो गया तो क्या किया, पेंट को खराब कर दिया। अब लगवाए 8 लाख और कपार पे हाथ रख के लगे रोने। ये एसिड रेन के कारण ही हो रहा है। ताजमहल का पीला पड़ जाना, जो ताजमहल पीला हो गया है वो एसिड रेन के कारण ही। आगरा, कानपुर, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है वो ये जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया में फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा जलता है और फॉसिल फ्यूल जलता है, इसी के कारण उधर एसिड रेन होता है। और एसिड रेन के कारण जो हमारा ताजमहल था चमचमाता वो पीला पड़ गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक टॉपिक छूट गया था, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। वह एनर्जी सोर्स जिसका केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है उसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कोल, ईटीसी। चलिए अब आगे देखते हैं टॉपिक। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत का क्षय।
अब देखिए हम जानते हैं कि हमारे सर पे एक लेयर है ओजोन लेयर, वो क्या करता है, जब सन की लाइट आती है तो सन से आने वाली जो क्या होती है कि हार्मफुल रेज यानी कि नुकसानदायक रे होती है, वो क्या होता है उसको छान के और अच्छी वाली रे को धरती पे भेज देता है, और हमारे कारण से उसका डिप्लेशन हो गया है। अब क्या हो रहा है कि जो हार्मफुल रेज भी हैं वो भी उसके साथ आ जा रही हैं, और जिसके कारण जंगलों में आग, स्किन कैंसर, और पता लग रहा है कि छत पे रखा हुआ है गेहूं और गेहूं पक गया है, फसल नुकसान हो गया है। ये डिप्लेशन ओजोन लेयर के डिप्लेशन से ही होता है। देखिए स्टार्ट कर देते हैं। ओजोन लेयर के द्वारा सन से आने वाली हार्मफुल रेज, ओजोन लेयर के द्वारा क्या होता है, सन से आने वाली हानिकारक किरणें को रोका जाता है। ओजोन लेयर के द्वारा क्या किया जाता है, सन से आने वाली हार्मफुल रेज को रोका जाता है। इसका डिप्लेशन, अब देखिए इसका क्षय चिमनी, फैक्ट्री, जेनरेटर से निकलने वाली हार्मफुल गैस जिसका मेन गैस CFC से होता है, और इसका डिप्लेशन यानी इसका क्षय किससे होता है, चिमनी, फैक्ट्री और जनरेटर से निकलने वाली गैसों के कारण। और जो मेन गैस है जो इसको डिप्लेशन यानी क्षय कराता है वो कौन सा है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहते हैं। और जो ओजोन होता है, जो इसका ओजोन होता है वो O3 होता है। अब देखिए ओजोन लेयर का डिप्लेशन होने से आने वाली हार्मफुल रेज डायरेक्ट अर्थ पर आ जाती है। अब देखिए वो ओजोन छान के भेजता था, अब ये डायरेक्ट अर्थ पे आती है, जिसे डेंजरस डिजीज जैसे स्किन कैंसर, मोतियाबिंद ETC उत्पन्न हो जाता है, यानी आदि हो जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन वेरियस फील्ड ऑफ अर्थ। तो अर्थ के वेरियस फील्ड पे एनर्जी का, यानी इसको भारत ही मान लीजिए, अर्थ नहीं भारत मान लीजिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा का खपत, अर्थ में सारे देश आ जाएंगे तो सारे देश की आंकड़ा ये नहीं है, ये भारत की जो है ये भारत का आंकड़ा है, तो अर्थ नहीं भारत हो जाएगा। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा का खपत यानी एनर्जी कंजम्पशन इन वेरियस फील्ड ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी इंडस्ट्री यूज करता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे यूज होता है, इंडस्ट्री में 49%, यानी 49% जो एनर्जी होता है वो इंडस्ट्री में यूज होता है, और जो 22% एनर्जी होता है वो ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। ट्रांसपोर्ट यानी ट्रक चल रही है, गाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, इसमें जो एनर्जी जाती है वो 22% जाती है। और जो हम लोगों के घर पे जो हम लोग यूज करते हैं AC, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर ये सब चला के, तो 10% जो है हमारा ये यूज करते हैं, और 14% अदर, और जो कृषि के फील्ड में जो यूज होता है वो 5% यूज होता है। कृषि के फील्ड में कितने परसेंट यूज होता है, 5% यूज होता है। तो ये हमारा क्या है, एनर्जी कंजप्शन यानी ऊर्जा का खपत भारत में कितना होता है किस फील्ड में, ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें सारे एनर्जी का खपत दिखाया गया है। अब देखिए पॉइंट लिखे हुए हैं, भारत में हाईएस्ट एनर्जी कंजप्शन यानी भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत 49% इंडस्ट्रियल फील्ड में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का खपत किसके फील्ड में होता है, इंडस्ट्री के फील्ड में कितना परसेंट, 49%। 5% एग्रीकल्चर फील्ड में होता है, कृषि के क्षेत्र में 5%, ट्यूबवेल चलाना हो गया, पंप चलाना हो गया, इन सब में 5%। 14% अदर फील्ड, 14% जैसे कि शादी विवाह, फंक्शन, ETC में आदि में जो हमारा यूज होता है वो 14% होता है, और 10% रेसिडेंशियल फील्ड में होता है, यानी आवासीय क्षेत्र में, यानी घर में, पूरे भारत के घर में 10% एनर्जी का कंजप्शन होता है, और 22% ट्रांसपोर्ट के फील्ड में होता है। प्लांट फैक्टर देखिए क्या होता है, प्लांट फैक्टर PF इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट बाई मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट,
यानी संयंत्र पर औसत भार बटा संयंत्र की निर्धारित क्षमता, ये भी होता है इसका मतलब पावर। पीएफ का मतलब प्लांट फैक्टर का मतलब यदि इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट पर एवरेज आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट तथा उसके मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट का रेशियो होता है। यह प्लांट फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट पर एवरेज आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट तथा उसके मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट का रेशियो होता है। इसलिए इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। यह गलत हो गया, इसका होता है, इसलिए इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। यानी प्लांट फैक्टर का मान क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।